नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आप जानते हैं दोस्तों कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी और ये बात बेंगलुरु से ही तय हो गई थी। हालांकि बैठक कब होगी इसकी कोई घोषणा तब नहीं हुई थी, लेकिन अब इंडिया की अगली बैठक की तारीखें भी सामने आ गई हैं। 25 और 26 अगस्त को मुंबई में इंडिया के सभी सदस्य फिर से मिलने वाले हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले इंडिया ले सकता है, जैसे इंडिया का संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से किस तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। इन तमाम सवालों के जवाब मुंबई में खोजे जाएंगे। इंडिया की ये तैयारियां बता रही हैं कि अब आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। इंडिया की बढ़ती मजबूती से बीजेपी और खासकर मोदी जी बौखलाए हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया नाम को लेकर अलग अलग तरह से विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। कभी वो इसे फ्रॉड कंपनी की तरह नाम बदलने का पैंतरा बता रहे हैं, तो कभी इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। कभी क्विट इंडिया नारे की तरह नए नारे बना रहे हैं। हालांकि यहां यह भी बता दूं कि मोदी जी ने एक गलती कर दी। उन्होंने क्विट इंडिया को गांधी जी का दिया हुआ नारा बता दिया, जबकि ये यूसुफ मेहर अली साहब का दिया हुआ नारा है जिसे गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। खैर, मोदी जी के इंडिया पर ये हमले उनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं। और वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की मेहनत के कारण 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। उन्होंने कहा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। आजादी के अमृतकाल में गुलामी के इस प्रतीक को हटाया जाए। उन्होंने सदन से मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया दैट इज हटाया जाए। जरा सुन लेते हैं बंसल साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए जल्दी से। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आज़ादी के अमृतकाल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस सवाल यहाँ ये है कि बंसल साहब को अभी इंडिया की याद क्यों आ रही है, इंडिया दैट इज हटाने की मांग अभी क्यों कर रहे हैं। आप नरेश बंसल के इस मांग से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस बार बीजेपी के आगे विपक्ष कितना मजबूत है और उसमें भी उनके गठबंधन का नाम यानी इंडिया कितनी मजबूती के साथ अब बीजेपी को परेशान कर रहा है। वैसे भी बीजेपी जिस चीज से घबराती है उससे मुक्ति की बात करती है। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, आपने सुना, कभी विपक्ष मुक्त भारत की बात, और अब उसे इंडिया मुक्त भारत चाहिए। मोदी जी को तो आजकल हर बात में इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। हर मंच से मोदी जी इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। जरा इस बाइट को भी सुन लीजिए। क्विट इंडिया की अभी बात मैं कर रहा था, क्विट इंडिया को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी, जरा जल्दी से सुनते हैं। कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। यह नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए
उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्तों। इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया तो चलो यहाँ समझ में बात आ रही है, लेकिन परिवारवाद छोड़ो भारत या छोड़ो इंडिया, भारत भी नहीं कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं। इंडिया शब्द जो है वो बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कल कह रहे थे कि हमने एक शानदार नाम रखा है जिससे बीजेपी और मोदी जी खासकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। कल वर्चुअली अपने इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को केरल से वो संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे इंडिया नाम पर, जरा सुन लेते हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना। जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने इतना सुंदर नाम दिया इंडिया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि विपक्ष की जो मजबूती है उसमें वो हिंदुत्व और विभाजनकारी राजनीति का एजेंडा कैसे लागू करे। बीजेपी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को वो राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अभी जिस तरह ईडी के निदेशक, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक डायरेक्टर का कार्यकाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके बढ़वा लिया है, उससे इन आरोपों की पुष्टि होते नजर आ रही है। 45 दिनों के इस बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे इंडिया के बड़े नेताओं पर जांच एजेंसी किस तरह की कार्रवाइयां करती है, कैसे बिहार, बंगाल, कर्नाटक की सरकारों को जांच एजेंसियों के जरिए अस्थिर करने की कोशिश होती है, ये सब अगले 45 दिनों में पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि ईडी के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले का असली मकसद क्या था। खैर, ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी इंडिया के सामने पस्त हो रही है, और ऐसे में जांच एजेंसियां उसे कितना बचा पाएंगी ये देखना होगा। इधर संसद के मानसून सत्र में जिस तरह मोदी जी से मणिपुर पर विपक्ष जवाब मांग रहा है, उससे भी बीजेपी की कमजोर छवि देश में बन रही है। अब इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है। इसमें 20 सदस्य हैं, और ये गठबंधन जो है 29 और 30 यानी कल और परसों
मणिपुर में रहेगा। वहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली, ये तय मानिए। दूसरी तरफ विपक्ष ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो पेश कर ही दिया है। इधर विपक्ष के सांसद रोजाना पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और हर बार सदन स्थगित हो रहा है, या फिर विपक्ष के नेताओं की मांग को कभी नौटंकी करार दिया जा रहा है तो कभी उन्हें निलंबित किया जा रहा है। संजय सिंह का मामला आप देख ही रहे हैं, पूरे मानसून सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है। राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। दरअसल अमृत काल में लोकतंत्र की ऐसी दुर्गति हो जाएगी, ये भी मोदी है तो मुमकिन है कि नारे ने सच कर दिखाया है। तो आज दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि इंडिया की मजबूती के आगे क्या पस्त हो रही है बीजेपी, क्या विपक्ष ने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। इस चर्चा में आज हमारे साथ एक खास साथी मौजूद है। आइए सबसे परिचय करवाऊं और उनसे खास रूप से आपका परिचय करवाता हूं। चलिए स्क्रीन पर जरा हमारे तमाम साथियों के लिए आइए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज्यसभा सांसद, आरजेडी के नेता मनोज झा जी, डॉक्टर मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। बड़ा पैनल है, लेकिन बहुत ही बड़ा दिन और एक महत्वपूर्ण दिन, और उस लिहाज से भी क्योंकि सदन की कार्रवाई अब सोमवार तक के लिए स्थगित है। और इस बीच मनोज झा जी हमारे साथ हैं और मनोज झा जी भी जा रहे हैं उस डेलीगेशन में जो कल और परसों 2 दिन के लिए मणिपुर में है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मनोज जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। 2-3 मसले बहुत गंभीर हैं और समय आपके पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी आपके पास आऊंगा। पहली सबसे बड़ी बात कि ईडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है और किसी भी आम आदमी से पूछिए तो यही कहता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। एक सांसद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि जनता के आप प्रतिनिधि हैं, उस हिसाब से भी आपसे ये सवाल बनता है पूछना कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एफएटीएफ की बात हो रही है, लेकिन क्या मात्र मामला एफएटीएफ तक ही है या कुछ और है? आपका नजरिया। अपनी बात यहां रखने समय प्रस्तावना में मैं एक बात रख रहा था, आपने सुन लिया होगा कि 3 प्रमुख नेता आपके तरह ही यंग हैं, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इन तीनों की चर्चा भी खूब हो रही है। आपका नजरिया समझना चाहता हूं इस पे। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम को पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत न्यूएंस्ड विश्लेषण आप लोग करते हैं और इसलिए एक बड़ी आबादी आपकी ओर आकर्षित हो रही है। देखिए, ईडी के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे कुछ दोस्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में हैं और खुद अगर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को देखें तो इतनी हार्श टिप्पणी मैं समझता हूं बीते 10 वर्षों में मैंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी है। इवन एक्सटेंशन देने से पूर्व भी हमारे जस्टिस ने कहा कि क्या आपके पास तमाम नाकाबिल लोग हैं कि आप इनको एफएटीएफ के बहाने रखना चाहते हैं। असल में ईडी के कॉरिडोर में ये चर्चा बलवती हो रही है कि इन्होंने प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया है कुछ महत्वपूर्ण लोगों को बीजेपी गवर्नमेंट में कि जो महाराष्ट्र में आपका हासिल हुआ है, मैं कुछ उसी तरह की चीज बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और कर्नाटका में आपको हासिल करवाऊंगा। और अगर ईडी का काम पॉलिटिकल गोल्स की डिलीवरी है तो ये बीजेपी को भी वरी होना चाहिए। इसलिए आज विपक्ष के तमाम दलों ने बारिश के बावजूद संसद भवन परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अब राजीव जी, मैं यहीं खत्म करूंगा कि ये चिंता हमारी नहीं है कि आप तेजस्वी जी, अखिलेश जी, ममता जी, भगवंत मान, अरविंद जी या अलग अलग लोगों को आप सोच रहे हैं कि कसने की तैयारी करें। हमारी चिंता इस बात की है कि पॉलिटिकल लड़ाई अगर इस देश में इस प्रकार की होगी, यानी कि लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है। वो प्रधानमंत्री जी की वोकैबुलरी से भी मुझे लगता है, उनकी भाषा से। भोपाल में वो एक बयान देते हैं तकरीबन 10 दिन पूर्व और 48 घंटे के अंदर जिन पर उन्होंने आरोप लगाए उनके साथ
गुलदस्ता लेते हुए उनकी तस्वीर आती है और सत्ता का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है महाराष्ट्र में। मेरा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से यह कहना है कि देश की जनता ये देख रही है, क्या हम अपनी राजनीति को इस प्रकार के अवसान की ओर जाने देंगे? क्योंकि ये संजय मिश्रा का सवाल नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि क्या ईडी के हाथ में आप इतनी शक्ति दे रहे हैं कि वो एक फिक्शनल नैरेटिव गढ़े और आपकी पॉलिटिकल लड़ाई में आपकी मदद करे। बस मैं इसको जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। हमें जो कहना था हमने आज संसद भवन परिसर में कहा और आज आपके समक्ष कहा, क्योंकि उन्होंने संभवतः, मैं एक मुंबई फिल्म की एक टर्म ले रहा हूं जिसको कहते हैं सुपारी लेना, उन्होंने सुपारी ली है कि इंडिया नाम का जो अलायंस है उसको वो तहस नहस करके बड़े साहब छोटे साहब के हाथ में रख देंगे। अगर जो कॉरिडोर से बातें आ रही हैं, अगर ये सच है तो ये डरावनी है, ये भयावह है। जी, डरावनी, भयावह और बहुत गंभीर बात यहाँ आप कह रहे हैं। जो आम जनता, जो दर्शक साथी हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी शायद सहम गए होंगे कि क्या कुछ हो रहा है इंडिया। लेकिन साथ साथ एक तरफ ऐसी चीजें आएंगी मनोज जी आप लोगों के सामने जहां इंडिया को तोड़ने की कोशिश होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये बताइए कि कितनी मजबूती के साथ इंडिया खड़ा है, कितनी मजबूती आप देख रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया जो है वो आने वाले चुनाव में, क्योंकि देखिए एक भरोसे की बात, क्या वो भरोसा इंडिया दिला रहा है? क्या आप लोगों ने वो तय कर लिया है कि 2024 तक हम जनता के बीच वो भरोसा दिला पाएं कि हाँ मुमकिन है जब हम हैं? तो जो मोदी है तो मुमकिन है कि बात जो होती है तो यहाँ कुछ और मुमकिन भी है, परिवर्तन भी हो सकता है। आप हमारी तरफ देखिए। राजीव जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद हमारे कई साथियों को पता नहीं होगा कि इंडिया नाम रखने पर तकरीबन 1.25 घंटे बातचीत हुई, 1.25 घंटे, कि उसके नोमेनक्लेचर में क्या हो इंडिया। क्योंकि देखिए हम इंडिया की आइडिया ऑफ इंडिया को ही रिट्रीव कर रहे हैं। अब ये आजकल इंडिया से इनकी परेशानी होगी, आप नरेश बंसल साहब को जो सुन रहे थे, अब ये इंडिया, अब विंध्याचल के उधर चले जाइए, वहाँ इंडिया है और हम सब भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जितने लोगों के आप नाम लेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में, वो हिंदुस्तान रेफर करते थे। सुभाष बाबू की हर चिट्ठी जय हिंद से खत्म होती थी। खैर मैं उसमें अभी नहीं जाऊँ, वो ऐतिहासिक दस्तावेज है और चूंकि हमारे भाजपा के मित्रों का उस इतिहास के बनने में और उसकी बनावट में कोई योगदान नहीं है तो वो जानते भी नहीं। अब उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को मैं यहाँ चैलेंज करूँ ये उचित नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये कहना आपके समक्ष आवश्यक है कि 1.25 घंटे बातचीत हुई, एक एक शब्द पे बातचीत हुई। मैंने हाल के वर्षों में इतनी गंभीरता नहीं देखी थी। और आशय क्या था, जो राहुल जी ने कहा, जो तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, बाकी नेताओं ने, वो आशय ये था कि हम लोगों के समक्ष सिर्फ एक नाम नहीं रख रहे हैं, एक भावना रख रहे हैं, एक कार्यक्रम रख रहे हैं। अभी मुंबई की बैठक का आप इंतजार करिए। हम आत्ममुग्ध राजनीति के खिलाफ, व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ, लोकतंत्र की सामूहिकता और सामूहिक सवालों को बहाल करने में कामयाब होंगे। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं देश को, उसको एक व्यक्ति संसद में अब मोदी मोदी मोदी, ये गरीब की थाली की साइज में मोदी मोदी क्यों नहीं दिखता? ये बेरोजगार के रोजगार में मोदी मोदी क्यों नहीं दिखता? उसके बरक्स हम लोग एक प्रगतिशील दस्तावेज पे काम कर रहे हैं और आपको यकीन दिलाएं, बाकी चुनाव अपनी जगह होंगे, लेकिन लोगों के समक्ष हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे शायद हमारे बीजेपी के मित्रों ने सोचा नहीं होगा। अभी तो इंडिया नाम से घबरा गए हैं और हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। किस किस को हटा दोगे? अब भारत को भी हटा देना, क्योंकि हम कह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना कि प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा, प्रधानमंत्री जी की भाषा में मैं गिरावट देख रहा हूं, गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में पैदा नहीं हुआ था, उनकी मौत के बाद पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद तमाम प्रधानमंत्रियों के बाद में पढ़ा है। अटल जी, मनमोहन सिंह, शास्त्री जी,
वीपी सिंह देवेगौड़ा, किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिस्पर्धी के लिए इस तरह की गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने कल हल्के में कहा था कि प्रधानमंत्री जी को गंभीरतापूर्वक अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदल देना चाहिए। शायद वो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी सोच को। तो अभी तो इंडिया नाम है, जीतेगा भारत। मुंबई के बाद आपको रोजगार को लेकर के, सामाजिक सौहार्द को लेकर के, सार्वजनिक संपत्ति को लेकर के टाइम बाउंड कार्यक्रम मिलेगा, जुमलेबाजी की तरह नहीं। रोजगार, 3 महीने का टाइमलाइन, ये कमिटमेंट, बस इतना कहना था। जी, 3 महीने का टाइमलाइन। और इसके बाद आप देखिए अभी से जो परिस्थितियां जा रही हैं 2024 की तरफ। मनोज झा जी, क्या मणिपुर आप भी जा रहे हैं? मणिपुर को लेकर के अभी जो भी गतिरोध है सदन में, मणिपुर को लेकर के ही है। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आएं और बयान दें। अब बात यहां तक आ गई कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। कहा जाता है कि उस पर तुरंत चर्चा होती है, लेकिन अभी तक, अब सूत्रों के हवाले से जो भी खबर आए, लेकिन आज जब इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी तारीख नहीं है। ये नहीं है कि हाँ अगले सप्ताह सोमवार से या मंगलवार से या किसी दिन से चर्चा शुरू होगी। ये क्या राजनीति चल रही है, जरा आपसे समझना चाहता हूं मणिपुर को लेकर के। देखिए, आप लोग जा रहे हैं तो तैयारियां भी आपसे समझना चाहूंगा। राजीव जी, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले हम लोगों ने काफी सोचा। मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री जी मुझे बेहद संवेदनशील लगे जब किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लगी थी और उन्होंने सुबह उठ करके 6:31 पे ट्वीट किया था। मुझे लगा, मैं उनका विरोधी हूं, लेकिन लगा कि साहब कितनी संवेदना है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन मणिपुर को लेकर के, और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता थोड़ा और भी है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मणिपुर के हैं, मेरे कलीग डीयू और जेएनयू में मणिपुर के हैं। तो मैं खास तौर पर अपने साथियों के माध्यम से बात रख रहा था। प्रधानमंत्री जी न सिर्फ चुप थे, बल्कि उन्होंने अपने साथियों के माध्यम से प्लांट करानी शुरू कर दी कि अरे क्या जरूरत है, क्यों पीएम बोले। तो हमने अविश्वास प्रस्ताव को सोचा। मैं जानता हूं राजीव जी हमारे पास नंबर नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का संसदीय इतिहास गवाह है, एक चीज होती है लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, लेकिन राधाकृष्णन ने कहा था उससे बड़ी चीज होती है मॉरल मेजॉरिटी। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मॉरल मेजॉरिटी के रास्ते पे अगर प्रधानमंत्री जी को हम पांच कदम, सिर्फ 5 कदम मणिपुर के बरक्स चलवा पाए तो ये हमारी उपलब्धि होगी, देश की उपलब्धि होगी, और मणिपुर को संवेदना और सामूहिक शर्म का एक संदेश जाएगा, बशर्ते प्रधानमंत्री जी वो 5 कदम चलने को तैयार हो। मनोज जी, लेकिन एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है मणिपुर पर चर्चा हो। इस नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेंगे? देखिए, वो नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन थैंक्स टू यू ऑल, आप लोगों की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव आजकल एक्सपायरी डेट तुरंत पा जाता है। ये कोशिश हो रही है, लेकिन सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है ना। 267 इतिहास गवाह है, इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। 267 पर उसकी गरिमा एक है, उसकी महत्ता है, वो विषय के गंभीर्य को समझता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना आप किसी फिल्म पर भी कर सकते हैं, आप किसी एक छोटे से राज्य में, एक जिले में मौसम बदला उस पर कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर की सामूहिक हिंसा, हमारी बहनों का नग्न परेड, वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का विषय नहीं हो सकता। यही हम प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद हमारे दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी ये समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मुझे 2 दिन पूर्व एक लेख लिखना पड़ा एक अंग्रेजी दैनिक में, कि शायद जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं वो मैं लिख पाऊं। जी, आपने चिट्ठी लिखी है, उस लेख को पढ़ा है आपकी चिट्ठी, और बहुत महत्वपूर्ण लेख है। जिन साथियों ने नहीं पढ़ा हो, मैं नाम यहाँ बता देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में मनोज जी का वो आलेख ज़रूर पढ़िए, बहुत शानदार आलेख है। और एक आखिरी सवाल और हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे पूछना चाहते हैं। दीपक जी प्लीज़ जल्दी पूछिए, क्योंकि जाना है मनोज जी को। मनोज जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का पहले जो रुख आया इस मामले पे संजय कुमार मिश्रा के, तो एक बड़ी आशा बंधी थी कि शायद इनको चलता कर दिया जाएगा और उनको अवैध भी बताया गया, लेकिन उन्हें कुछ और दिन दे देना, क्या ऐसा हम मतलब एक अंदेशा हो गया हम लोगों के मन में, सारे लोगों के मन में, कि क्या जो समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
तो खासकर इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक दो और मामले आने वाले हैं, खासकर राहुल गांधी वाला, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस कर सकेगा जैसा उसने संजय कुमार के मामले में नहीं किया? देखिए दीपक जी, मैं एक बात साफ तौर पे कहूं, सर्वोच्च न्यायालय हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन कई दफा मुझे कंसिस्टेंसी का बड़ा अभाव दिखता है। अगर आप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का एक्सपेंशन इलीगल था, तो हम क्यों उस इलीगैलिटी के फर्दर पार्टी बनते हैं? ये सवाल मैं सर्वोच्च न्यायालय के विजडम पे छोड़ता हूं, कल को वो इस पे सोचें। लेकिन आम जनता में ये संदेश गया कि अगर मैं कहूं कि ये किताब इलीगली पब्लिश हुई है और इसका 3 एडिशन इलीगली पब्लिश हुआ है, मैं चौथे एडिशन को क्यों अलाउ करूं? इसका मतलब है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे मानस को समझ में नहीं आ रही हैं, वक्त बताएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो दोस्तों, मनोज कुमार झा जी हमारे साथ बने हुए थे और अपनी बात यहाँ रख रहे थे, उनसे ढेर सारे सवाल, वो सवाल और जवाब आप सुन चुके हैं। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में आगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम साथी बने हुए हैं, मीनू जैन जी बनी हुई हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राकेश जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और हमारे साथी दीपक पाचपुर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आप तक आना चाहता हूँ। जो बातें यहाँ हो रही थी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपके ज़रिए। क्या कुछ कैसे समझा जाए? बहुत सारी बात यहाँ हम इंडिया को लेकर के, मणिपुर को लेकर, सदन में जो कुछ चल रहा है, इंडिया नाम से इतनी परेशानी स्वामी जी कि अब इंडिया दैट इज हटाने की मांग हो रही है। देखिए राजीव जी, आपने एक प्रश्न पूछा था मनोज जी से और मनोज जी ने उसका एक जवाब दिया था। आपने पूछा था क्या ये जो इंडिया का कोलिशन बना है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनी है, क्या ये स्थायी है और इसमें जुड़ाव बना रहेगा? मैं मनोज जी को ये बताना चाहता था, ये अपना संकेत देना चाहता था, देखिए जनता आपको वॉच कर रही है और जो भी इंडिया से छटकेगा वो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक अध्यापक के रूप में जो अपने शिष्यों के साथ मेरा संदर्भ रहता है और उनके संपर्क में रहता हूं और जनता से जो फीडबैक मुझे मिलता है, तो मैं ये बताना चाहता था मनोज महोदय को, मनोज जी को, डॉक्टर मनोज झा को, कि इस समय जो जनमानस है, वो जनमानस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंडिया, इसके साथ मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से जुड़ गया है। तो ये अपने साथियों को और जो साथी बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं, वो मेरी ये फीलिंग उन तक पहुंचा दें कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस समय वास्तविकता में देश का जो जनमानस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, और जो जजमेंट होने वाला है राहुल गांधी के बारे में, और जो ये पदयात्रा का दूसरा वो चरण होने वाला है जिसमें वो त्रिपुरा और पोरबंदर के बीच में यात्रा करेंगे, और जिसके बाद जनता के अंदर जिस प्रकार से वो जुड़ेंगे, जो पदयात्रा के पहले चरण में वो जुड़े थे, तो ये जो एक प्रकार का प्रेम की गंगा बहेगी, इसको रोकने का कोई प्रयास ना करे। और जो इसको रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस समय जनमानस पूरी तरह से परेशान हो गया है, जो सीकर में भाषण दिया गया है और जिस प्रकार के जेस्चर्स वहां पे दिखाए गए हैं और जिस तरह की भाव भंगिमाएं वहां दिखाई गई हैं और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन हुआ है, ये जनमानस को पसंद नहीं आ रहा। उनको ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ आपका अत्याचार भी पसंद नहीं आ रहा, किसानों के साथ अत्याचार भी पसंद नहीं आ रहा, मणिपुर के साथ जो अत्याचार शासन ने किया है वो भी पसंद नहीं आ रहा। तो वास्तविकता में इस समय मजबूरी है, इस समय ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनकी मजबूरी है कि जनता के संवेदनाओं के, जनता की भावनाओं को समझें और इंडिया के साथ अडिग रहें और इंडिया के साथ जुटे रहें। और अगर किसी ने इससे फटकने का या छटकने का प्रयास किया, जनता उनको भी साफ कर देगी, वे 100 साल तक वापस नहीं आएंगे वो, क्योंकि राहुल गांधी देश की जो भावनात्मक जुड़ाव है उससे जुड़ गए हैं और जनता उनको अपना भाई और बेटा समझने लगी है। तो इस समय सबके हित में है। खैर, जो डॉक्टर मनोज झा हैं उनको मैंने सुनता रहता हूं, उनके जो वो एक प्रकार का बौद्धिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है और जितने ज्ञानी वो हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और मुझे आशा है कि वो अपने जितने संगी साथी हैं उनको ये कन्विंस कर पाएंगे कि इंडिया से जुड़े रहें। और जो इस समय देश में एक बयार और एक
ये जो जिसे कहते हैं तूफान टाइप का देश में अराजकता का आया हुआ है, लोकतंत्र विरोधी हवा चल रही है, इसको रोकने का जिम्मेदारी डॉक्टर मनोज झा आपके और आपके साथियों के ऊपर है। इसलिए सचेत रहिए, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर आप ये जो एक निष्ठुर सरकार देश के अंदर शासन कर रही है, अगर आप इसको हटा देंगे, हमको प्रणाम करेंगे, और जो भी छिटकेगा हम उसको भी खत्म कर देंगे लोकतांत्रिक रूप से, वोट के माध्यम से। जी, जनता में बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है जनता के बीच, और वोट की ताकत और उसका इल्म तमाम राजनीतिक दलों के और नेताओं को, जन नेताओं को तो होगा ही, जिसकी बात यहाँ रख रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आना चाहता हूँ मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी, बहुत कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे देश बदल रहा है, कह सकते हैं देश इस ढंग से बदल रहा है कि जो राजनीति अभी तक करती रही बीजेपी, हिंदुत्व, नफरत, ये तमाम तरह की राजनीति, लगता है आपको कि अब जब इंडिया और जिस एग्रेशन के साथ में, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन अब आगे बढ़ रहा है और हर चीज़ में, अब तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का भी लगभग कहें तो रूपरेखा सामने है, उसकी तारीख भी सामने है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त से, यानी कि अभी से ठीक 17-18 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद क्या कुछ होगा, इसका अंदाज़ा आप, हम और तमाम लोग समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। समझूं आपसे कि सदन के अंदर जो चल रहा है, जिसमें अब तो सदन के बाहर इंडिया इंडिया, सदन के अंदर भी इंडिया इंडिया, सदन के बाहर भी इंडिया को लेकर के मोदी जी पिछले 7 दिनों में, 6 दिन में 7 बार इंडिया के खिलाफ भाषण दे चुके हैं, और सदन के अंदर रिमांड हो रहा है, मांग रखी जा रही है कि आप इंडिया दैट इज हटा दीजिए। इतना डर क्यों होने लगा, क्यों लगने लगा? गठबंधन तो यूपीए भी था, यूपीए से इतना डर नहीं, लेकिन इंडिया से इतना डर क्यों, मीनू जी? जी राजीव जी, देखिए मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था, मोदी जी को एक्रोनिम बनाने का बड़ा शौक है, शौक था, या समझ लीजिए एक्रोनिम मतलब संक्षिप्त रूप। तो वो जो विपक्ष ने मोदी जी की दवाई वापस मोदी जी को पिला दी, अब मोदी जी बिलबिलाए घूम रहे हैं, वो दवाई बड़ी कड़वी लगी, गले से नहीं उतर रही है, बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बोराए हुए हैं। और आज उसका एक नतीजा, आज एक देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, एक बहुत गंदा जेस्चर जो अखिल स्वामी जी ने भी जिसका उल्लेख किया है, उन्होंने एक बड़ा अभद्र अश्लील किस्म का जेस्चर अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपने हाथों से किया, और वो मतलब वो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको बिल्कुल तार तार कर देता है। और मोदी जी को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरी भाषा, न केवल मेरी भाषा, मेरी भाव मुद्रा, मेरे हाथों की मुद्राएं, मेरे पैरों से चलना, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड क्लोजली। लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, और वो उस पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए आपकी भाषा। और आप एक सार्वजनिक स्थान पे बोल रहे हैं, आप अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ कि आप ये इस तरह की भाषा करें। तो लेकिन इस तरह के जेस्चर उनके आया कैसे? क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो गाली देना चाहते हैं विपक्ष को, तो गाली तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने ये हाथ से ठोक के बताया उन्होंने। तो दिस इज वेरी अभद्र, अश्लील, मतलब क्या कहा जा सकता है, अनकूथ ऑफ अ पीएम, मतलब बहुत चीप इशारा उन्होंने किया। तो ये एक जो जितना, क्योंकि इससे पता चलता है कि अंदर खाने कितने घबराए हुए हैं, और उनको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो विपक्षी एकता जो बन रही है, जैसा अभी मनोज झा जी से भी बात हुई, ने भी बताया कि बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये नाम आखिर में तय हुआ, एक एक वर्ड के ऊपर जितना डिस्कशन हुआ है। तो जितना कहते हैं कि जितनी ज्यादा देर तक खीर पकेगी उतनी ज्यादा बढ़िया स्वादिष्ट बनती है, तो काफी देर पकी है वो खीर, तो इसीलिए उसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। आज आप देखिए असर का, देखिए बात, इनके मोदी, इसके भाजपा के एक प्रवक्ता है जफर इस्लाम जी, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी की, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे बोल रहे थे। सबसे पहले तो मजे की बात यह है कि इस देश की वित्त मंत्री नहीं बोलती है भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, एक प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भारत की क्या अर्थव्यवस्था है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तीन बॉटल नेक्स आए। क्या क्या आए? सबसे पहला बॉटल नेक आया कोविड का, दूसरा बॉटल नेक मींस अवरोध आए बीच में, पहले तो आया कोविड, उसके बाद आया रूस और यूक्रेन का वॉर, और तीसरा विपक्ष जो काले कपड़े पहन कर रहा
आता है। मतलब कमाल हो गया। इसको कहते हैं कि बौद्धिक दिवालियापन। मतलब आपको विपक्ष नजर आ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था डुबाने वाला, तीसरा कारण बताया और उन्होंने और उसको कई बार दोहराया। मतलब इतनी आप इतने क्यों बौखलाए हुए हैं? जब मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, और मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है। जब इतना सब कुछ है तो आप इतने घबराए क्यों हैं कि उनके नाम निकाल रहे हैं कि कल ये कपड़े पहनकर आता है और ये जो अर्थव्यवस्था में जो बॉटल नेक्स आया, जो अवरोध पैदा हुए, उसमें विपक्ष, मतलब कोई उनसे पूछे, किसी पत्रकार ने ये हिम्मत नहीं की कि वो उनसे पूछे जी विपक्ष किस तरह से जिम्मेदार है भारत की अर्थव्यवस्था में अवरोध डालने के लिए। भारत ने ऐसा, विपक्ष ने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि मोदी जी कोई पॉलिसी मैटर अनाउंस करने वाले थे, पॉलिसी अनाउंस करने वाले थे, उस पे विपक्ष ने रोक लगवा दी हो या लगा दी हो। तो ये सारा बौखलाहट बताता है। ऐसा नहीं है कि जफर इस्लाम ऑन हिज ओन अपनी तरफ से बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन चल रहा है। और उनकी जो ये बौखलाहट है ये अभी बढ़ती चली जाएगी। जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी बंबई में हो रहा है 25-26 तारीख बताया गया है अगस्त, तो उसके बाद देखिए एक तो लीडर घोषित हो जाएगा प्रोबेबली उस टाइम, और वो बता रहे हैं कि हम मतलब हर एक मुद्दे का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम देंगे। तो वो तो पता नहीं क्या होगा। हो सकता है मोदी ने आज तो अश्लील जेस्चर किया, हो सकता है अश्लील गालियां देने लगे स्टेज से। जी राजीव जी जी बिल्कुल। और 25-26 तारीख को, 25-26 अगस्त को मुंबई में इंडिया की तीसरी बैठक है, विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक जो होनी है, और उसमें 3 पार्टियां, एनसीपी जो शरद पवार का गुट है, और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है, और कांग्रेस पूरी तरह से अभी एकजुट है। और ये तीनों मिलकर के वहाँ पर इस सम्मेलन को कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और वहाँ बहुत कुछ होने जा रहा है मुंबई में, जैसी खबर मिल रही है। रोड शो तक करेंगे विपक्षी दल के नेता। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त से हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 हो जाए, और इस बार उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 27 दिन उत्तर प्रदेश में ये यात्रा रहेगी, और राजकोट से ये यात्रा शुरू हो रही है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी अरुणाचल प्रदेश की तरफ। खैर, लेकिन जब वो पूरा का पूरा कार्यक्रम, फिक्स्ड कार्यक्रम आप सब आ जाएगा तो आप सब तक ज़रूर हम पहुंचाएंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। बहुत हलचल और तेज़ हलचल है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की हलचल शुरू हो गई है, इंडिया की बैठक होने जा रही है, और इंडिया की एक बैठक हुई पटना में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में जहां आप भी मौजूद थे, और तीसरी बैठक अभी हुई नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके नुमाइंदे, उनके साथी जो हैं, अब तो सदन में आकर के इंडिया नाम को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इतना ज़्यादा डर, और अगर ये डर है तो क्या तीर निशाने पर लगा है आपसे? आपको तीर निशाने पे कहाँ लगा है? अभी आपने इंडिया गठबंधन के एक घटक दल के नेता से बात की, प्रोफेसर मनोज झा से, आरजेडी से हैं। एक और गठबंधन है एनडीए, उसमें कहीं कोई पब्लिक स्पेस में आपको कोई गठबंधन दल बोलता हुआ दिखाई दे रहा है? कहाँ है वो 38 लोग? तो और आप देखिए कि जो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, वो भी इस वक्त मोदी जी को रेस्क्यू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उनको अपने नाम की घोषणा खुद करनी पड़ रही है। तो देखिए, अभी तक क्या हो रहा था पिछले 7-8 साल से कि बॉल बीजेपी फेंक रही थी और बाकी लोग खेल रहे थे। अब खेल हो गया उल्टा। अब आप देखिए कि मोदी जी जब आप शुरू में कह रहे थे, वो इंडिया शब्द पे ही कितने प्रयोग कर चुके। कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी INDIA, फिर कभी क्विट इंडिया। तो उनका प्रयोग जारी है इंडिया शब्द को लेकर। इसी से दिखाई दे रहा है कि कितना विचलित है। और जो प्रोफेसर अखिल स्वामी या मीनू जी कह रही थी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। वो सीधे तौर पे मैं कह दूं, अश्लील जेस्चर है वो।
और उन्होंने अपने एक खास किस्म के समर्थकों को मोदी जी एड्रेस करते हैं, हमेशा एक मैसेज देते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से। जब वो कहते हैं कपड़ों से पहचान लो, तो उनका मैसेज होता है लिंच मॉब के लिए। तो कल भी उन्होंने ऐसे ही संदेश दिया है अपने खास किस्म के समर्थकों के लिए कि ये करना है। तो वो बहुत सोचा समझा होता है, इसका मेरे ख्याल से रिहर्सल भी होता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि अब तो वो प्रधानमंत्री निवास में जाना नहीं होता है, पिछले प्रधानमंत्री के काल में जाता रहा हूँ, तो अब तो वहाँ बड़े बड़े शीशे लग गए हैं और रिहर्सल होते हैं, मुझे बताया गया। तो कुल मिला के बात यह है राजीव जी कि जो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, चीजें आ रही हैं, वैसे वैसे मोदी जी की ग्रिप छूट रही है। और उस ग्रिप का दूसरा प्रमाण मैं देख के अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरा प्रमाण जो है वो ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का आनन फानन में नया बहाना लेकर एक्सटेंशन लेना। उनको लग रहा है कि अब संजय मिश्रा ही इंडिया गठबंधन से मुकाबला कर सकते हैं। मनोज झा जी ने कहा, आपने कहा, मैं भी पहले कह चुका हूं कि इंडिया गठबंधन के नेता निशाने पर हैं। हो सकता है कि जनता का दबाव बने, सुप्रीम कोर्ट का कुछ प्रेशर आए, तो उस तरीके से ना हो, लेकिन उनकी मंशा यही है। और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको रिव्यू करना चाहिए। आपने इलीगल एक्सटेंशन को खुद अपने घोषित किया, इलीगल एक्सटेंशन, और उसको एक्सटेंशन दिया। आपको उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए कि ये जो 15 सितंबर तक का कार्यकाल संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है, इसको लिमिट कर दें सिर्फ एफएटीएफ के रिव्यू के लिए। उनके बाकी अधिकार क्षेत्र छीन लें उनसे, वहां पे ईडी के दूसरे लोगों को लगा दिया जाए, ताकि इनका जो दूसरा काम वो है, क्योंकि अब वो उसमें जो एफएटीएफ का काम है वो रिपोर्टिंग का काम है, उसमें प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, कोई नए मुकदमे नहीं करने हैं, कोई लीगल वर्क नहीं है। वो एक कंप्लायंस है जो होना है एफएटीएफ का। और दूसरा एक और उसमें जो मनोज झा जी ने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूं, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन नहीं है। एफएटीएफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को ट्रैक करता है। इस देश से बहुत सारा पॉलिटिकल मनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलिटिकल मनी देश के बाहर जाता है और टैक्स हेवन कंट्रीज के थ्रू, प्रोफेसर अखिल स्वामी जानते होंगे, टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू वो एफडीआई बन के वापस लौटता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वो वाइट मनी हो जाता है, वो लिक्विड मनी है, वो कैश है। स्टॉक मार्केट में जाने के बाद वो कैश हो जाता है और वो कैश का इस्तेमाल होता है इलेक्शंस में या दूसरे और पॉलिटिकल गतिविधियों में, विधायकों खरीदने में, जो भी खरीदने में। उसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट में आ सकती हैं जी। मिश्रा जी को वो भी देखना है, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया गया है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटेंशन क्यों दिया गया है, और उसमें भी एफएटीएफ आप जानते हैं, और एफएटीएफ तक ही सीमित रखना चाहिए मिश्रा जी का कार्यकाल, अगर बढ़ाया गया है तो, कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। और इस पर चर्चा खूब हो रही है। जो लोग इससे वाकिफ़ हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि ईडी के कार्यकाल को, जिसको अवैधानिक घोषित कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था 11 जुलाई को, उसे 27 जुलाई को 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। आप जानते हैं 31 जुलाई को ये कार्यकाल इनका खत्म हो रहा था, रिटायर हो रहे थे, लेकिन उसके बाद 1 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर यानी ठीक 45 दिन तक के लिए, 1.5 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इन 1.5 महीनों में क्या कुछ होगा, जबकि मीटिंग जो है एफएटीएफ वाली वो है नवंबर में, 2 या 3 नवंबर को होनी है मीटिंग।
तो कोर्ट ने पूछा भी था कल कि जब नवंबर में मीटिंग है तो आप 15 अक्टूबर तक क्यों बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये भी पूछा गया। अभिषेक मनु सिंघवी थे इधर से, दूसरे पक्ष से याचिका साइड से भी एक उसमें वो भी था, और दूसरी तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रहे थे तमाम बातों को समझते हुए भी, सुनते हुए भी, लेकिन एक ही बात, एक ही रट कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। तो जो चिंता यहाँ पहले प्रोफेसर मनोज झा जी और उसके बाद प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, लगा रहे हैं, वो वाजिब है और उस पर सोचने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे और आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। बहुत चर्चा, बहुआयामी चर्चा आज हम कर रहे हैं अलग अलग मसलों पे। एक तरफ मणिपुर है, दूसरी तरफ, लेकिन सब एक साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए है। देखा जाए तो सदन के अंदर 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती है। 11:03 पर लोकसभा अध्यक्ष महोदय उठ जाते हैं। क्या माना जाए? सुनील जी, संसद की कार्यवाही को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं, और ये लगातार हो रहा है। क्या ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं होना? कल जबकि हम सब ने देखा कि सर्वदलीय बैठक भी हुई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, और उसमें था कि इसके बाद बताया जाएगा कि कब हम, कम से कम 2 दिन का समय चाहिए इस पे चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना भी आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव में, इसलिए क्योंकि भाई उनकी सरकार है और उनकी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो यहाँ पर क्या आप कुछ देखते हैं? क्या ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा? क्या इस सत्र में अगर चर्चा, अगर मैं कह रहा हूं, हालांकि नियमतः किसी भी हाल में चर्चा होनी चाहिए, क्या ऐसी भी गुंजाइश बनती है कि चर्चा ना हो? क्या कुछ हो सकता है? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा न हो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। देश के संसदीय इतिहास में ये 28वां मौका है जब अविश्वास प्रस्ताव आया है, और आमतौर पर मेरे जैसे कम समझ वाले व्यक्ति लोग हम जो इतना जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सभी तरह की कार्रवाइयां प्रभावित होती हैं और तत्काल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। 1 आध दिन का समय भले लग जाता हो, लेकिन बाकी तुरंत उसका समय निर्धारित होता है, उस पर चर्चा शुरू होती है। चर्चा केवल जितना जो सर्वदलीय बैठक में तय हो कि कितना घंटे चर्चा करेंगे आप, 21 घंटे भी चर्चा हुई है, 22 घंटे भी चर्चा हुई है, 7-8 घंटे भी चर्चा हुई है। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया अभी तक। अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। लेकिन इतना लंबा समय, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा को लेकर के दोबारा से हंगामा हो सदन में, ऐसा कभी देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इस देश का ये इतिहास गवाह है कि जो पहली आचार्य कृपलानी संभवतः अविश्वास प्रस्ताव लाए थे नेहरू जी के खिलाफ, और नेहरू जी जब चर्चा शुरू हुई लोकसभा में तो मौजूद नहीं थे, और जब वो लौट राज्यसभा में आए तो उन्होंने सदन से माफी मांगी। यह अभिलेख है। ये उन्होंने कहा कि मुझे आप माफ कीजिएगा कि मैं चूंकि दूसरे सदन में व्यस्त था और जब चर्चा शुरू हुई तो मैं आपके बीच उपस्थित नहीं था, लेकिन जो सदस्यों ने कहा है उसको मैंने पढ़ा और सभी तथ्य मेरी जानकारी में है, और मैं एक एक चीज का जवाब आपको दूंगा। तो सदन के प्रति जिन लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने गरिमा दिखाई है और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो मौजूद रहे हैं, और उस जवाब देते समय उन्होंने लगभग सभी दलों का उल्लेख भी किया है। ये जो कुछ भी इस समय हो रहा है, ये कभी अतीत में तो कम से कम नहीं हुआ। और आज मैं भी देख रहा था लोकसभा की कार्रवाई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी बार बार कर रहे थे कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए थी, और लोकसभा अध्यक्ष महोदय कर रहे थे कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। अगर प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं और बहस करना चाहते हैं तो विश्वास, हमको जब सरकार में विश्वास ही नहीं है तो हम कोई काल क्यों चलाना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि जिस सरकार को लेकर के सदन कह रहा है कि हम इनमें विश्वास मुझे है, मैं इनके कामकाज से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इनकी गतिविधियां हमारे लिए संतोषजनक है, तो अब फिर इनके लिए प्रश्नकाल और काल किसी क्या मतलब रह जाता? तत्काल आप चर्चा कराइए, जो फैसला होगा होगा। हालांकि यह तथ्य है कि सरकार पे कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन अगर सरकार की आलोचना होनी है, सरकार पे काम धाम पे चर्चा होनी है, तो सदन से अपेक्षा की जाती है, सभापति से जो चेयरपर्सन उनसे अपेक्षा की जाती है कि तत्काल चर्चा शुरू करावे। ये टाल भले लें, लेकिन ये है नहीं कि ये इस पर चर्चा ना हो। चर्चा तो होगी ही होगी। मेरा अपना मानना यह है कि अगर जितना इसको एक टालेंगे, राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ दल को उतना ही नुकसान होगा। जो यह नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार, विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दे रहा है, यह नरेशन भी का खत्म होगा, खारिज होगा।
कि अगर विपक्ष तो आ गया चर्चा करने के लिए, आपको नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि बार बार सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाल करके विपक्ष ही नहीं चर्चा कराना चाहता, सरकार तो तैयार है। तमाम मंत्री कह रहे थे कि हम तो किसी भी तरह से तैयार है बात करने के लिए, वह बात भी लोगों के बीच में अविश्वसनीय होता चला जाएगा। मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा आ गया है कि इस मुद्दे पर सरकार बोलने की स्थिति में नहीं है, बुरी तरह से उलझी हुई है। सवाल है कि आप क्या जवाब देंगे। जो आज इन्होंने कुछ हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दिया है, लेकिन वो हलफनामे क्या है? एक तरह से प्रशासनिक अभिलेखों की प्रस्तुति है। जो राजनीतिक सवाल लोगों के सामने है कि आखिर दो समूहों के बीच में इस कदर अविश्वास की स्थिति क्यों पैदा होगी, वहां पे सत्ता शासन क्यों विफल है, दोनों समुदायों के बीच में अविश्वास की खाई को कम करने के लिए राजनीतिक प्रयास क्या किए जा रहे हैं, जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उन आपराधिक घटनाओं को में शामिल लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई। आप जिस व्यक्ति ने वो वीडियो वायरल किया है उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके खिलाफ आप सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग उस घटना में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी आपको समझ में नहीं आती। जो लोग सुरक्षा कर्मियों के असलहे रोक लेते हैं उनकी पहचान आप नहीं कर पाते। जो लोग सुरक्षा कर्मियों से कारतूस लूट के चले जाते हैं आप उनकी पहचान नहीं कर पाते। जो लोग सड़कों पे खड़े होकर के हिंसा कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं आप उसको रोक नहीं पाते हैं। सवाल जवाब क्या देंगे आप? और जो ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति जिसके लिए आप जाने जाते हैं वही राजनीति करके आप मणिपुर में अशांति पैदा किए हुए हैं। दो ही वजह है, या तो सरकार विफल है, वहां कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है, या जो गतिविधियां हो रही हैं उसको उनका संरक्षण है सरकार का। अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि इन दोनों तथ्यों से इनकार करे कि नहीं दोनों चीजें सत्य है। मुख्य कहीं अगर राज्य में अगर ये स्थिति हो जाए कि एक तरफ लोकसभा में वहां के सदस्य कह रहे हैं कि हमको इस सरकार में विश्वास नहीं है, दूसरे मणिपुर की जनता कह रही है कि हमको मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है, या एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, ये सरकार निष्पक्षता से तटस्थता के साथ नहीं चला रहे हैं। दोनों जगहों पर सरकार की जवाबदेही बहुत गंभीर हो गई और ये सरकार को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जितना इसको एक खींचते चले जाएंगे, इनको लगता होगा, ये लगता है सत्तारूढ़ दलों के सोचने का एक अपना तरीका होता है, उनका एक अपना व्याकरण अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब ये क्या किसी भी देश में ये संभव है कि इस देश के एक हिस्से में आग लगी हुई हो, इस कदर हिंसा फैलती चली जा रही हो और प्रधानमंत्री से मांग की जाए कि आप बयान दीजिए? मतलब ये मांग करने वाली चीज होती है। किसी के घर में बच्चे रो रहे हों और पिता से कहा जाए कि आप बोलिए, उनको मनाने का प्रयास कीजिए, डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके लोग आएंगे। ये कहीं होता है क्या? किस दुनिया में आप हैं? और आप ये भी मान के चल रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का अब सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी घटना की गंभीरता को कम करने के कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं करते, आप बात कीजिए तो आप मैंने आदमी मुझे नहीं लगता है कि कोई स्वाभाविक तरीके से देख पाएगा। जो सम्मानित मंत्री जी राज्यसभा में बोल रही थी कांग्रेस के सदस्य के जवाब में, वो शोर वो रोष वो तेजी वो जोर जोर से बोलना, सब सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछे नहीं जाएगा? सरकार जवाब देने के लिए कि हल्ला करने के लिए है? आप अगर आप ये कहते हैं कि राजस्थान की घटना की चर्चा कीजिए तो आप ही चर्चा कर दीजिए। आप आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? आप सरकार है ना। तो जितने मुद्दे हैं, चाहे वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा हो, मणिपुर की घटनाएं हो, मणिपुर में आप सोचिए कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं, आप अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने जिले में आप विस्थापित हो जाएं, शिविरों में रहने के लिए आप मजबूर हो जाएं। न वहां बाढ़ आई है, न वहां भूकंप आया है, न वहां किसी पड़ोसी देश ने हमला किया है। कौन सी स्थितियां आई? और लोगों को मजबूर 60 70 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। और उन शिविरों की स्थिति क्या है? आप उन लोगों की कल्पना कीजिए। आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, माने एटीएम नहीं काम कर रहा है, रास्तों में ब्लॉकेड है, यानी कि जो जरूरी सामान है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, बैंकों में काम नहीं हो रहा है, वाणिज्य व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ये केवल एक घटना नहीं हो रही है कि दोस्त मैंने कुकी और एक समुदाय जो है वो मैती आपस में लड़ रहा है। पूरे के पूरे राज्य में एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यह क्या कोई समाज इसको स्वीकार कर सकता है?
और यह भी नहीं है कि वो घटना केवल मणिपुर तक सीमित हो, आसपास के राज्यों में इसका असर पड़ने लगा। मेघालय के लोग कुकी लोग कहने लगे हैं कि साहब हमारा अलग ऑटोनोमस शासन हमको आप दीजिए, माने अलगाव की स्थितियां पैदा होने लगी। तो सीमा पर संकट, सदन में संकट, राज्य में, एक राज्य विशेष में पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था चौपट, वहां के नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक सुविधाएं अस्त व्यस्त, घिरे तो पूरे हर तरह से हैं आप। और आप इसका राजनीतिक लाभ अगर सोचते हो कि आपको मिल रहा होगा, मुझे नहीं लगता, ये संभव है नहीं। और जो ये बात कही जा रही है कि संसद की अवमानना के साथ साथ जो बात कहा मनोज झा ने कि क्या अपने विपक्षी के प्रति इस तरह का व्यवहार होता है किसी का, और समाज उसको स्वीकार कर लेगा? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय की जो तौर तरीका है राजनीति करने का, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई राजनीतिक डिविडेंड उनको मिलने वाला है, बल्कि उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। और सदन में भी जितनी देर तक ये मामला चलेगा उसका भी नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। इस देश के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं। जी बिल्कुल, इस देश के लोग क्या अब इन बातों को स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ आना चाहता हूँ राकेश अचल जी आपके पास। राकेश जी, 5 राज्यों में चुनाव हैं और उससे पहले मिजोरम, जिसको कि हम लोग किनारे रख रहे थे, लेकिन मिजोरम की स्थिति भी, इन 5 राज्यों में चुनाव है उसमें मिजोरम है, इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ। बाकी एक राज्य में तो आप बैठे हुए हैं और वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। इन चारों राज्यों में बीजेपी की स्थिति तो अच्छी दिखाई नहीं देती है। अब आज की तारीख में कहा जा रहा है कि मिजोरम में भी अच्छी स्थिति नहीं है, सरकार बनाना वहाँ भी मुश्किल होगा। 5 राज्यों का चुनाव सामने, इंडिया गठबंधन सामने, भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सदन में बीजेपी या मोदी सरकार भागती हुई नज़र आ रही है। बचाने की कोशिश, खुद को बचाने की कोशिश में बीजेपी के लोग जो हैं वो विपक्ष के ऊपर वार कर रहे हैं। और बाहर देखें तो वहाँ भी एक साथ विपक्षी लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक बदलते हुए परिदृश्य में, परिवेश में आपको क्या लगता है कि अगला चुनाव जो है, खासकर ये 5 राज्यों का चुनाव, उस पर क्या कुछ असर देख रहे हैं आप? ठीक है, अभी तक तो परिस्थितियां दूसरी थी कि हाँ यहाँ हारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब की परिस्थितियों में हार से की जो बात है वो कितना जायज हम इसको माने। और दूसरी बात यहाँ पे, क्या एक मोदी जी को अभी दूसरे रूप में जो एक एग्रेसिवनेस उनका है, उस रूप में जो अभी अभद्र अश्लील साइन दिखाते हुए वो पाए गए राजस्थान में, ऐसी चीज़ें और देखेंगे हम आने वाले समय में? क्या कुछ एक पत्रकार के नज़रिए से आपको समझना चाहता हूँ। ग्वालियर में आप हैं और ग्वालियर ऐसे भी सेंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश का, देश की राजनीति का, उस हिसाब से भी। राजीव जी धन्यवाद। देखिए, मोदी जी और राजनीति को लेकर के मुझे गोस्वामी तुलसीदास बार बार याद आते हैं। मोदी जी की स्थिति हो गई है कि धर्म स्नेह उभय गति मेरी और भयगत सांप शशुंदर केरी। मोदी जी फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं, और ऐसे फंस गए हैं कि उनकी ना जिह्वा साथ दे रही है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ दे रही है। वो कहीं कुछ कहना चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, इशारा कुछ करना चाहते हैं, कर कुछ जाते हैं। और ये इशारे जो बच्चों को यूकेजी और केजी में सिखाए जाते हैं कि कौन सा अश्लील है, कौन सा अश्लील है और कौन सा अभद्र है, ये भी वो भूल गए। तो इस सब के पीछे ये आज का मणिपुर है। कल का जो मणिपुर था, नोटबंदी का काल था, उसमें भी 170 लोग मारे गए थे और तब कोई गोली नहीं चली थी, लोग लाइन में लग के मरे थे। और आज मणिपुर में अराजक स्थितियों में मर चुके लोग करे 700-800 मर गए होंगे, लेकिन ये मणिपुर उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। हठ धर्मिता की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण अगर 75 साल में आप कोई देखना चाहते हैं तो ये आज का मणिपुर है। और इस मणिपुर से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, घबराए हुए प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल आए बाएं साएं बक रहा है। आप देखेंगे मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर संसद पिछले 1 हफ्ते से गतिरोध का सामना कर रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनावी भाषण दे रहे हैं। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, जो मणिपुर का पूरा मामला देख रहे हैं, वो हर दूसरे दिन मध्य प्रदेश में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके पाँव के नीचे की जमीन
देश की तो छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश में भी खिसक रही है, राजस्थान में भी खिसक रही है, छत्तीसगढ़ में भी खिसक रही है और अब मिजोरम में भी खिसक रही है, क्योंकि मणिपुर की आग जो है, जो आग है, वो मिजोरम को भी गर्म कर। आप इससे बड़ी असफलता किसी सरकार देंगे कि किसी राज्य में अराजक स्थितियां हों और वहां की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो लोगों से कहे कि लीजिए हम डिमांड दे रहे हैं, आप भाग जाइए, पलायन कर दीजिए, हम आपके जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकते। आखिर जनता सरकार चुनती क्यों है? आपने तो 2 इंजन लगा के दिए थे, उन्होंने तो 1 इंजन वाली चुनी थी। और ऐसी सरकार जब हाथ खड़े कर देती है तो उस सरकार पर केवल मणिपुर नहीं, पूरा भरोसा नहीं करता। और इसी भय की वजह से प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज उनके नियंत्रण के बाहर है, उनकी भाषा उनके नियंत्रण के बाहर है, और ये एक घबराहट जो है, एक बौखलाहट जो है, वो सबके सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस भाषा में, एक ही भाषा में और जुबान में, दोनों में और गिरावट आएगी, क्योंकि पांव के नीचे की इतनी तेजी से जमीन कभी खिसकी नहीं है इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री की। अविश्वास प्रस्ताव आते रहे हैं, अभी जैसा कि सुनील जी ने बताया कि 28 आ चुके, 3 सरकारें गिर गई अविश्वास प्रस्ताव की वजह से, लेकिन मोदी जी तो बड़ी संख्या में, उन्हें तो सरकार करने का डर नहीं है। लेकिन मोरारजी देसाई, बीपी सिंह और अटल बिहारी के भी ज्यादा भयभीत प्रधानमंत्री इस सबसे दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया में। इतनी भद्द भारत की पिछले 75 साल में किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने पिटते हुए देखी है कि हमारे घरेलू मामले पर, हमारी घरेलू समस्या पर यूरोप की संसद में बहसें हों, इंग्लैंड की संसद में बहसें हों और हमारी संसद में बहस न हो। उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े, और अविश्वास प्रस्ताव आ भी जाए तो भी आप चुनाव में व्यस्त हैं। आप बैठ के दिल्ली में ये तय नहीं कर रहे कि भाई इस अविश्वास प्रस्ताव पर कितने घंटे, कैसे, किस तरीके से बात करना है, कौन आपका वक्ता होगा, कोई चिंता नहीं। आपको चिंता है सिर्फ अपनी सत्ता की, अपनी कुर्सी की। और अभी तक माननीय प्रधानमंत्री के सिर पर कांग्रेस का भूत था, सवार था, बुरी तरह से सवार था। वो चाहे दिल्ली में बोले, चाहे अमेरिका में बोले, कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते थे। अब उनके ऊपर इंडिया का भी भूत सवार हो गया है, 2 भूत उनके कंधों पर सवार है। ऐसे आदमी की दशा कितनी दयनीय हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे आदमी पर मेरे ख्याल से सहानुभूति रखनी चाहिए देश को। और वो अगर सचमुच अपने किए पर शर्मिंदा है तो संसद में आए, बिना किसी देरी के विश्वास प्रस्ताव पर पूरे देश को सुने, विपक्ष को सुने और अपनी बात करें, मन की बात वहां करें। आकाशवाणी पर जरूरत नहीं है, संसद पे करें, जिससे देश भी सुने, दुनिया भी सुने। और ये मौका है कि वो देश और दुनिया को मणिपुर के मुद्दे पर अपने सरकार का बचाव करे या स्पष्टीकरण दें। बाकी जनता है, सब जानती है। आने वाले दिनों में भारत जोड़ो का अगर चरण शुरू होता है तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की जो घबराहट है, सांप सचूनर वाली जो स्थिति है, और ज्यादा तकलीफ में होने वाली है राज्य जी। बहुत तकलीफदायक होने वाली है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। लेकिन क्या लगता है, ये सब आज की तारीख में प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं? अमरिंदर उपाध्याय जी, क्या प्रधानमंत्री जिस प्रकार के इशारे कर रहे हैं, जिस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, जिस प्रकार बौखलाए हुए नजर आते हैं, और खासकर इंडिया के गठन के बाद से ये माना जाए कि यहाँ से इंडिया की जीत नजर आ रही है? राजीव जी, देखिए, मानव का एक स्वभाव है, हालांकि प्रधानमंत्री मानव नहीं है, महामानव है, लेकिन फिर भी एक मानव का स्वभाव है कि जब वो बीमार पड़ता है, चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे हो, तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हम लोग भी जब बीमार पड़ते हैं, कभी बुखार आ जाता है तो चिड़चिड़ापन जो है वो आ जाता है, क्योंकि खाना अच्छा नहीं लगता, जुबान का स्वाद बिगड़ जाता है। हम जिसको चाहते हैं उसका नाम भी है कोई ले लेता है तो गुस्सा आ जाता है, मतलब कहीं का गुस्सा हम कहीं उतारने लगते हैं, कहीं घर का सामान फेंकने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रधानमंत्री के ऊपर इस समय जो है वो इंडिया सवार हो गया। मुझे लगता है कि इंडिया में जितने नेता और जितने दल शामिल हैं, उन्होंने मिलकर के जितनी बार अभी तक इंडिया का नाम नहीं लिया होगा, प्रधानमंत्री अकेले सीकर में उतनी बार इंडिया का नाम जपाए हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब इंडिया के लिए का प्रचार करने वाला दूसरा व्यक्ति कहाँ मिलेगा बिना पैसा कोई दिए हुए। हालांकि 500 रुपये में प्रधानमंत्री का पोस्टर कहीं भी चिपकाया जा सकता है, जियो ने चिपकाया था या पेटीएम ने, किसने 500 रुपया उस पर
जुर्माना लगाया गया था कि 500 रुपये उसने जमा करो, प्रधानमंत्री का आपने फोटो यूज कर लिया था। तो 500 रुपये में प्रधानमंत्री को कहीं भी चिपकाया जा सकता है। प्रधानमंत्री देखिए चूंकि प्रधान सेवक हैं और जनता के बहुत प्रिय हैं, तो 500 रुपये में कहीं भी उपलब्ध हैं। तो अब ये इशारे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये 500 रुपये वाले इशारे हैं, ये अब इन इशारों पर चर्चा हम लोग को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो 500 रुपये के इशारे होते हैं वो इसी तरीके हुआ करते हैं। तो वो जनता भी देख रही है इशारे किस तरीके के हैं जो 500 रुपये में इशारे किए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा स्पष्ट कहना नहीं चाहिए। लेकिन राजीव जी निश्चित तौर पे ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तो ये नहीं सोचा था कि विपक्ष का गठबंधन हो जाएगा। पहले तो यही बातें हो रही थी कि आप जाएंगे लिट्टी खा करके लौट के आ जाएंगे पटना से। अब ये लिट्टी चोखा खा कर के आए, वहाँ जब डोसा खाने के लिए बैठे तो अच्छा भारत एक बन गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है वो एकजुट हो गया भारत। अब नारा भी उन्होंने दे दिया, नाम रखा इंडिया और कहा कि लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भारत। तो अब इंडिया दैट इज भारत, जो अब इंडिया भी हटाओ भारत भी हटाओ, बड़ी ज्यादा मुसीबत है भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो नाम क्या रखो, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र रख नहीं सकते, बन नहीं सकता है हिंदू राष्ट्र। तो जब तक ये संविधान है तब तक बन नहीं सकता है और इतनी ताकत नहीं है कि बना ले। अब वो हिंदू राष्ट्र कैसा नहीं होगा उस पर बाद में चर्चा किया जा सकती है, क्योंकि वो भी चर्चा का विषय नहीं है। हालांकि वो अडानी अंबानी का राष्ट्र होगा, चूंकि ये सब उन्हीं के कारिंदे हैं तो सब उसी तरह की बातें होंगी, लेकिन वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू से मतलब भी नहीं है। और इनका तो खासतौर से हिंदू से कोई मतलब नहीं है। इनके सारे क्रियाकर्म जो है वो हिंदुओं के सब खिलाफ है, हिंदुओं के पक्ष का इनका कोई भी काम नाम है नहीं। तो राजीव जी जिस तरीके से संकट बढ़ रहे हैं और विपक्ष एकजुट हो रहा है और इधर सुप्रीम कोर्ट से भी जो एक तरीके से झटके लगे हैं, तो उससे जनता पार्टी की चूल्हे जो है राजीव जी वो हिल गई हैं अच्छी तरीके से। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजीव जी कुछ चीजें शुरू हो गई हो, चूंकि जब होता ये है कि अगर घर का मुखिया जो है जब तक ताकतवर होता है, खासतौर से झुंड होते हैं, कबीले होते हैं, आप बंदरों के समूह देख होंगे राजीव जी, जब तक पहलवान बंदर होता है वो तब तक पूरे झुंड को हाँकता रहता है, और जैसे ही वो कमजोर होने लगता है तो छोटे छोटे बच्चे जो बंदर होते हैं वो भी जो झुंड का मालिक बंदर होता है उसको जो है वो दौड़ा दौड़ा कर फिर भगा देते हैं, मतलब उसकी दुर्गति हो जाती है। तो जो यही स्थिति जो इनकी है अभी ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है, क्योंकि हर उस राजनीतिक दल की जो राजनीतिक नहीं होता है राजीव जी, उसकी कबीलों जैसी स्थिति होती है, खासतौर से जो बंदरों के झुंड होते हैं उनकी जैसी स्थिति होती है। तो वहां भी प्रधानमंत्री अगर लगेगा कि ऊपर से कमजोर हो रहे हैं तो नीचे के जो उत्पाती लोग हैं वो उत्पात पहुंचाना शुरू कर देंगे, तो प्रधानमंत्री के लिए वो दिक्कतें भी वहां शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है राजीव जी हम लोग को चीजें नहीं मालूम हो, अंदर बहुत सी चीजें शुरू हो गई हो, तो प्रधानमंत्री की जो चिढ़ है, प्रधानमंत्री का जो बार बार बहकना है, उसके पीछे दोनों कारण हो। इंडिया का मजबूती के साथ उभरना, एक जबरदस्त चैलेंज प्रस्तुत करना, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उत्पाती लोगों के उत्पाद जो है वो शुरू होने की आहटें मिलना जो प्रधानमंत्री को हो गया हो। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जो है वो कुछ गड़बड़ाए हुए से आजकल लगते हैं, दौड़े दौड़े भागे भागे से, और बहुत विचलित से मालूम पड़ते हैं। हालांकि अच्छे आदमी, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ बाबा ये आदमी अच्छे हैं, लेकिन अच्छा आदमी राजीव जी कभी भटक जाता है, तनाव में होता है, बीमार हो जाता है, दिमाग पे परेशानी बढ़ जाती है। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको, सर्टिफिकेट नहीं, मैं दे भी नहीं रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं वो सर्टिफिकेट की उनको आवश्यकता भी नहीं है, वो सर्टिफिकेट तुमको सारी दुनिया को बांट के फिर रहे हैं, सबके गले पड़ते फिर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट लेकर के, तो उनको सर्टिफिकेट कौन देता है? जैसे मैंने शुरू में ही कहा वो मानव नहीं है, महामानव है राजीव जी, तो उन सारी चीजों से ऊपर है, सर्टिफिकेट की उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री वही है, तो उनको किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? तो प्रमाण पत्र की चीजें जब आएंगी तब आएंगी। फिलहाल जो है प्रधानमंत्री काफी ज्यादा परेशान है, और प्रधानमंत्री परेशान है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय प्रधानमंत्री ही उसको लीड कर रहे हो, वही इस समय भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि झुंड की जो हालत होती है, अगर वो झुंड की वैसी हालत होने वाली है और चीजें अंदर शुरू हो गई राजीव जी, तो प्रधानमंत्री की देह भाषा और मुख भाषा दोनों जो है वो जैसे सीकर में बिगड़ी है उससे ज्यादा बिगड़ती आप देखेंगे। और हो सकता है जो मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले एक वीडियो राजीव जी सोशल मीडिया पे ही, कोई पुराने पत्रकार है वो पत्रकारिता छोड़ के जो नजूमी बन गए हैं, जोशी बन गए हैं। अब वो पता नहीं क्या राहु पे राशि और कन्या पे राशि कुछ चढ़ा के बता रहे थे, और बता रहे थे कि 2024 से पहले जो काफी ज्यादा उथल पुथल होंगी, बड़ी हिंसक घटनाएं होंगी, बहुत कुछ जो है कुछ हो सकता है। तो मुझे पता नहीं वो जोशी जो कौन कौन से निकालते सब रहते हैं, लेकिन काले रंग को देख करके कल जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बिदक रहे थे राजीव जी, क्योंकि वो शनि का रंग है, वो काला रंग जो है उसको देख कर बिदक रहे थे, तो जोशी की बातें भी सच साबित ना हो जाए। मुझे लगता है कि देश को जो है तैयार रहना चाहिए राजीव जी। अमलेंदु जी, ऐसे आप भी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, जो बात आप कह रहे हैं शनि वनी ये सब जो कह रहे हैं,
वो समझ में आ रहा है कि अंदर खाने आपको भी ये जानकारी है, यानी कि आप में भी ये ज्योतिष गुण है। अलग से हम और आप मिलकर के कार्यक्रम करते हैं उन लोगों के लिए जो इस पर भरोसा करते हैं। हालांकि कई ज्योतिषी जो हैं वो अलग अलग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन भविष्यवाणी है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो एक भविष्यवाणी आपके ज़रिए भी हम करेंगे आने वाले समय में, आप और हम बैठेंगे तो आपके ज़रिए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या यहाँ एक गंभीर सवाल ये कि सबसे ज़्यादा परेशान आज की तारीख में मोदी जी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये परेशानी पटना की बैठक के बाद से धीरे धीरे बढ़ती हुई बेंगलुरु, और बेंगलुरु में जो बैठक हो रही थी वहाँ से ज़्यादा दिखाई दे रही है। और कैसे ये धीरे धीरे बढ़ रही है उसका पूरा घटनाक्रम आप देखिए। सब लोग, जितने साथी हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उसके बाद से एक अकेला वाले आदमी 38 दलों को साथ लेके आते हैं। ईडी के संजय मिश्रा जी रिटायर होने वाले होते हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश होती है, सफल हो जाते हैं, 45 दिन के लिए ही सही, उसमें सफल हो जाते हैं। अब आगे की रणनीति पर ज़रा विचार करने की ज़रूरत है। हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान के तहत ही कुछ न कुछ सामने नज़र आता है। विपक्षी दल मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी भी प्लानिंग तो कर ही रहे होंगे ना। जब तब देखिए शाम के वक्त, रात के वक्त अमित शाह कभी छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं तो कभी मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में से हमारे साथी बैठे हुए हैं राकेश अचल जी, अच्छी तरह से जान रहे हैं कि, और आप चूंकि छत्तीसगढ़ से बैठे हुए हैं दीपक जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं अमित शाह जब तब पहुंच रहे हैं वहाँ पे। क्या कुछ चल रहा है, कुछ जानकारी है क्या आपके पास अंदर खाने, क्योंकि हम इस खेमे की बात कर रहे हैं, लेकिन उस खेमे में क्या चल रहा है? क्या बॉलिंग जो है वो विपक्ष कर रहा है, या वो बॉल देने के लिए तैयार ही नहीं है, ये माना जाए? क्या कुछ चल रहा है? राजीव जी, आपने पूछा कि क्या ये मोदी जी हैं ये सबसे ज्यादा परेशान है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है, और जो दिख रहा है कि एकमात्र यही व्यक्ति जो परेशान दिख रहा है। आप बताइए, जो ऊंचे नेता हैं, क्या इस तरीके की आपको भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं? क्या ऐसी हरकतें करते दिख रहे हैं, या इस तरीके की भाव भंगिमाएं उनकी जो है, यानी इनके बराबरी का अगर कोई और दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में है इनके जैसा बैकग्राउंड वाला, तो अमित शाह हैं। लेकिन आप देखिए, अमित शाह भी इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कोई वो हाथ वाथ हिला के और कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय जरूर पिछले कुछ चुनाव में कर रहे थे कि राहुल बाबा बाहर आ जाओ, ठंड बहुत है, या ममता दीदी बाहर आ जाओ। लेकिन जब 2-3 चुनावों में पटकनी मिली भारतीय जनता पार्टी को, वेस्ट बंगाल को भी आप चाहे ले लीजिए, उसके बाद हाल के 2 चुनाव के बाद, तो अमित शाह शायद गंभीर हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी तक जो है सबसे ज्यादा परेशान, तो क्या एकमात्र परेशान अगर कोई सामने दिख रहे हैं तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मुझे एक कार्टून याद आ रहा है, मैं उसको ढूंढ रहा था। जिस तरीके से आपको पता है कि स्पेन में एक स्पर्धा होती है जो मेटाडोर बोला जाता है, जिसमें सांडों को उकसाया जाता है लाल कपड़ा दिखाकर। तो एक कार्टून आया है, उसमें उस लाल कपड़े की जगह इंडिया लिखा हुआ है, और उसमें जो है मोदी जी जो है उसको बिल्कुल उसे जो बुल फाइटिंग जो होती है वो बिल्कुल उसको सिंग लेके उसको दौड़ रहे हैं उसके मारने के। बस अब ऐसा हो गया कि जहां भी इंडिया दिखेगा वहां ये सारे के सारे परेशान हो जाएंगे। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं ने, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी चतुराई पूर्वक, बहुत ही समझदारी से इनको अकेला छोड़ दिया है। भाई 8 साल 9 साल आपने एक छत्र राज किया है, हम सबको किनारे कर दिया है। रेलवे मंत्री भी नजर नहीं आता था जब वो हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते थे। और आप देखिए कि एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, या दूसरा श्रम मंत्रालय होता है, या बहुत सारे विभाग होते हैं जो अपनी नियुक्ति पत्र जो है अपने लोगों को खुद ही बांटते हैं, या विभाग ही चला जाता है। हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। तो सारे मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा, आप इतने बड़े जैसा कि महामानव बताते हैं हम उनको कि आप सारा काम अकेला ही कर लेते हैं, आप इतने सक्षम हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो चलिए अब आप ही गालियां खाइए अकेले। मोदी जी ये नहीं समझ रहे हैं कि वो आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर लोकतंत्र के अंदर जो सामूहिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणा है, उसका जो सिद्धांत है,
सबको मिलजुल कर काम करना है। आखिर एक मंत्रिमंडल क्यों बनाया जाता है? ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि जहां अकेला राजा हो, अपने हिसाब से वो मंत्रियों को भर लिया। एक मंत्रिमंडल होता है और ये जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, ये लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उसको जिस तरीके से दरकिनार कर दिया है मोदी ने, उसका खामियाजा भुगतने का समय आ गया है। अब थोड़ा बहुत जो आवाज उठाते हुए या इस तरीके की हरकतें करते आपको दिखेंगे, जैसे नरेश बंसल हैं। नरेश बंसल ने जो इंडिया का नाम ही हटाने की बात की है, तो ये ऐसे छोटे मोटे नेता हैं जो स्पर्धा में बने रहना चाहते हैं। अगले चुनाव में देखिए, एक मामले में तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लोगों को काटने में बड़ा निष्ठुर होता है। किसे मंत्रिमंडल से हटा दे, इनका क्या नाम, अब हमारे प्रकाश जावड़ेकर जैसा व्यक्ति, रविशंकर प्रसाद जैसा व्यक्ति, इनको हटा दिया गया। तो कोई नहीं कह सकता कि अगले चुनाव में जो है उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। अब ये भी धारणा हो गई है कि आपको बहुत अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है टिकट पाने के लिए। आप जितना निकृष्ट व्यवहार करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी वगैरह बहुत आसानी से पा जाएंगे अगला टिकट। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने या फिर कुछ काम नहीं किया है, या जो बहुत ही बदजुबान किस्म के लोग हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये सब रिपीट होंगे। रिपीट कौन नहीं होंगे? जो संजीदा हैं, जो थोड़ा बहुत काम को समझते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, मतलब पूरी की पूरी खाली नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी, आप ये मत समझिए। उसमें भी 2-4 बुद्धिमान लोग बचे हुए हैं। तो उन्हें मुझे लगता है कि टिकट पाने में बड़ी परेशानी होगी। तो अब वो खुद कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी, आपने हमको किनारे कर दिया, अब इस सारी चीजों को फेस कीजिए। अब आप बताइए, मणिपुर के ऊपर कौन बोल रहा है? मणिपुर के ऊपर स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं। मणिपुर के ऊपर जो है रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। अरे बोलना तो चाहिए था कायदे से अमित शाह को, पूरी की पूरी अच्छे से जानकारी लेकर घंटे 2 घंटे तक उनको ही करना चाहिए था। अब आप दूसरे टाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो संसद में वार्ता करना चाहते हैं, ये भाग रहे हैं, लेकिन तो जनता जो है वो कुछ समझ रही है। इस पे हमने काफी डिस्कस कर लिया, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता के सामने ये सब कुछ है। अब जनता जो है आपके जो मुख्य धारा की या गोदी मीडिया की जो बातें हैं उसमें बहुत ज्यादा बहकावे में नहीं आ रही है। अब वो खुद ही सर्च कर रहे हैं, खुद ही सत्यापित कर रहे हैं चीजों को, और वो जान रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर ही नहीं, इस तरीके की जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये काफी भारी पड़ने जा रहा है। और सब जो इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, वो अगले 4-5 चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे के संकेत हैं और पूरा अंदेशा है कि ये राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो आप जान लीजिए कि मोदी जी के नजदीक भी कोई नहीं आएगा। वैसे ही नजदीक नहीं आएगा जब पता चल जाता है कि एक बच्चे से गुरुजी नाराज हैं, तो उसके नजदीक कोई बाकी बच्चे नहीं जाते। मोदी जी के नजदीक मुझे लगता है उनके सारे साथी जो है छूट जाएंगे, 1-2 लोगों को छोड़कर। शायद अमित शाह उनके साथ आखिर तक बने रहेंगे, कुछ लोग बने रहेंगे, लेकिन ये मोदी जी के अवसान के साथ साथ, अवसान होगा नहीं जानता, मैं नहीं जानता चुनावी अवसान, लेकिन आइसोलेशन की प्रक्रिया उनकी जो है, एकाकी होने की, अलग थलग होने की प्रक्रिया है जो है बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसको खुद मोदी नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ वो विपक्ष के साथ तो दुश्मनी ले रहे हैं, वो तो खैर उनका कर्तव्य है, उनको लेना भी चाहिए, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के लोगों से अलग होते जा रहे हैं। ये उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने ये जो काम किया है, निश्चित रूप से इस समय बीजेपी कितनी फंसी है ये नहीं पता, लेकिन मोदी जरूर फंस गए हैं। और ये जो महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है, मुंबई में जो होने जा रही है बैठक विपक्ष की, इसके बाद तो एक तरह से ऐसा लगता है कि मोदी जी हैं और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसा एक साथी ने कहा कि उसके बाद उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। हो सकता है हम इससे भी कोई और बड़ी भाव भंगिमाएं उनकी देख सकते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। 2018 का में भी ये 5 राज्यों के चुनाव, और इन राज्यों में से 4 राज्य बीजेपी हार चुकी थी। आप याद कीजिए, राजस्थान का चुनाव बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गई थी, मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी हार गई थी, तेलंगाना का चुनाव बीजेपी हार गई थी, और उसके बाद 2019 में सरकार बन गई। ये सवाल पहले यहाँ आ चुका है इसी कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दलील अभी भी दी जा रही है कि 2018 में भी ऐसे ही था। 5 राज्यों के चुनाव हार गए तो क्या हुआ? चूँकि अभी दीपक जी इन 5 राज्यों के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, आपका नज़रिया समझना चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव में अगर हार के बाद बीजेपी जीत सकती है, तो 2023 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती है? पुलवामा नहीं, कुछ और सही। देखिए राजीव जी, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ,
देखिए, जो एक्स्ट्रापोलेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होता, वो ट्रेंड रिवर्सल भी होता है और ट्रेंड कंटिन्यू भी होती है। तो 2014-19 से इसको कंपेयर ना करें। जो महत्वपूर्ण है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके अनुरूप क्या एक्स्ट्रापोलेशन होगा। तो मैं ये समझता हूं ये एक्स्ट्रापोलेशन जो मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता हूं, लोग उसमें कुछ विश्वास करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, ये एक्स्ट्रापोलेशन होगा 1977-1984 का। उसका कारण ये है कि आज जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो 2014-19 के नहीं है। उस प्रकार के विधानसभा के हिसाब से लोकसभा के चुनाव न वो वाले मोदी जी हैं और न वो वाले राहुल हैं। देखिए, आज के तारीख में जो एस्पिरेशंस को कैच किया है, जो सबसे बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ मोदी जी के साथ खड़ा था वो युवा वर्ग खड़ा था। आज राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ा वर्ग खड़ा है वो युवा का खड़ा है। और जिस प्रकार की पदयात्रा में फिर पुनः इसको स्थापित करता हूं, जो ये त्रिपुरा और पोरबंदर के बीच की यात्रा होगी, उसके बाद आप जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में परिवर्तन होगा और जो एक्स्ट्रापोलेशन लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। ये उसी प्रकार से होगा कि 71 में इंदिरा जी अपने शीर्ष स्तर पे थी और 77 में खत्म हो गई थी। और एक मैं और एक्स्ट्रापोलेशन करके भविष्यवाणी कर देता हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे, जिन लोगों को आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये बीजेपी अलायंस के प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप विश्वास मानिए 10 महीने के बाद डिस्कस करेंगे, सब इंडिया का पार्ट होंगे। गुजरात के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी आज के तारीख में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता एनडीए में हैं, ये इंडिया के पार्ट होंगे। जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था, आप देखिएगा चुनाव डिक्लेयर हो जाने दीजिए, बिल्कुल गुजरात एक तरफ होगा और पूरा देश एक तरफ होगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं स्वामी जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी। और हो भी सकता है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि देखते हैं यहाँ देखने वाली बात नहीं, बात सीधी है कि हो सकता है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। मैं नहीं तो फिर कैसे चलेगा। हमारे तमाम साथी भी चाय की चुस्कियाँ लेते होंगे, कोई डिनर के साथ बैठते होंगे, समय वही है 8 साढ़े 8 बजे का। तो लेकिन गंभीर बातें उन तक भी पहुंचाना ज़रूरी है कि देश में जो कुछ चल रहा है, सूरत हाल देश का आप लोगों के विश्लेषण के साथ बहुत ज़रूरी होता है पहुंचाना। 5 राज्यों के चुनाव की बात हम कर रहे हैं और उससे पहले इंडिया नाम के इस गठबंधन की बात चल रही है जो बहुत परेशान किए हुए है। ये तय लग रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 2024 को लेकर के भी बहुत बातें हो रही हैं। एक उम्मीद न कहें, एक आशंका ये जताई जा रही है कि शायद ये चुनाव पहले हो जाए, शायद ये चुनाव सितंबर के बाद कभी भी घोषित हो जाए, ऐसी बात भी हो रही है। आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि अगर ये चुनाव पहले हो जाता है, आज की तारीख में ये मान लिया जाए कि चुनाव पहले दिसंबर में लोकसभा चुनाव करवा दिया गया, तो फिर कहाँ आप देखती हैं, आखिर क्यों पहले करवाया जाए? ये एक सवाल उठता है और कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के बीच ये सवाल रखूंगा कि अगर पहले करवा देते हैं, चुनाव आयोग घोषित कर दे कि दिसंबर में चुनाव, सितंबर से बिल्कुल तैयारियों में लग जाओ, 5 राज्यों के चुनाव और 4 राज्यों के उसके बाद जो चुनाव होने सब एक साथ। मोदी जी चाहते भी हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। तो क्या इसमें फायदा दिखाई देता है वर्तमान सरकार को, मोदी सरकार को? राजीव जी देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको जो एक्सटेंशन दिया है, या सरकार ने जो दिलवाया है अर्जी लगा के सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल से वो भी एक कारण हो सकता है कि जल्दी चुनाव करवाने का, कि सितंबर तक वो बहाना तो कुछ और है, लेकिन उस सितंबर के उस कार्यकाल के दौरान विपक्ष के बड़े नेता, जो मैं बार बार आपके चैनल पे कहती आई हूँ, उन सब विपक्ष के बड़े नेताओं को नेशनल सीन पे से हटा देने का उनका प्रोग्राम है, वो हटा देंगे। और उससे पहले वो G20 का समिट कर चुके होंगे, जिसको कि वो मानते हैं कि मैं उसमें एक विश्व गुरु की भूमिका में हूंगा और पब्लिक मेरे पीछे चलेगी। तो वो उनको लगता है, हो सकता है कि अगर मोदी जी अपनी चाल में सफल हो गए, जो मिश्रा साहब के जरिए से उन्होंने उनकी सहायता से
विपक्ष को जेल की तरह सलाखों के पीछे भेज दिया बड़े नेताओं को, तो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनके साथ मोदी जी लड़ेंगे और उनको तो हुल पट्टी देके वैसे ही अधभरा कर देंगे मोदी जी। तो ये कारण एक हो सकता है, क्योंकि जितनी देर करेंगे, देखिए अभी अब ये बात होने लगी है कि जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें हो सकता है कि सारे ही चुनाव कांग्रेस जीत जाए, पांचों विधानसभा के चुनाव। तो उससे हालांकि उसके साथ एक तर्क दिया जाता है कि जी विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोट करता है पब्लिक नाम मतदाता और लोकसभा में अलग, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। 2014 और 2019 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। इस वक्त पब्लिक अघाई हुई है, उब गई है। अब उनको मोदी जी की ये एक तरफा संवाद ये सब कुछ पसंद नहीं आता है। लोग, जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। महंगाई का आलम ये है कि घी तेल और ये टमाटर तो है ही है, मतलब जीरा भी जो छौंक लगाने की चीज है, भारतीय भोजन में छौंक लगाना सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है भारतीय भोजन का। अब आपके पास छौंक लगाने के लिए जीरा भी 800 रुपए किलो है। तो जो आप मतलब आप हल्दी और नमक उबाल लो खाना और खा लो उसके साथ, ये हालत कर दी है मोदी जी ने। तो पब्लिक जो है उनको अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की है, जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं होता। आम जनता को मतलब है कि हमारे घर में रोज कितना पैसा आ रहा है और हमारे घर में खाने के लिए रोटी है या नहीं है, सिर पे छत है या नहीं है, या एक्स्ट्रा जो कुछ खर्चा बीमारी का या शिक्षा का आता है उसको हम संभालने में सक्षम है या नहीं। वहां पे जो आम जनता है वो सांसें भर रही है, दम फूल रहा है उसका। जो बार बार आ रहा है 80 करोड़ की आबादी तो 5 किलो राशन पे निर्भर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिया होगा वोट अलग अलग करके कि विधानसभा में अलग देते हैं और लोकसभा में अलग देते हैं, अब नहीं होगा। पब्लिक ने देख ली है डबल इंजन की इनकी सरकार और सिंगल की भी देख ली है। अब उनको चाहिए कि जो उनका पेट भरे और उनको उनके मुंह को रोटी दे और हाथ को रोजगार दे। तो मैं तो ये मानती हूँ हो सकता है मोदी जी इस डर से, और देखिए जो अभी आप भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 का भी जिक्र हो रहा है, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा 15 अगस्त से चल निकली तो जिसको कहते हैं पता नहीं क्या हाल होगा मोदी जी का। अभी इतने बड़ा गए हैं तो इंडिया को कोसे कि भारत जोड़ो यात्रा को कोसे कि 5 राज्यों के चुनाव को के जीत को कोसे, तो उससे बेटर है भाई पहले ही करवा लो चुनाव। पॉसिबिलिटी है, जो चारों तरफ उनके वातावरण बन रहा है और शिकंजे में कसते जा रहे हैं मोदी जी, शिकंजा कसता जा रहा है उनके चारों तरफ, तो उससे संभावना लगती है कि हो जाए। बाकी तो मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जानते हैं, उसके अलावा तो कोई जानता नहीं है। जी राजीव जी प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल कल से अभी जो कह भी रही हैं मीनू जी, ईडी साहब के कार्यकाल को 45 दिन बढ़ाने के बाद से ये सवाल भी सामने आ रहा है कि शायद चुनाव जल्दी करवाना हो इसलिए ऐसा किया गया है। हाथ पैर जो भी पकड़ना होगा पकड़े होंगे, लेकिन ये कहा गया होगा कि किसी भी तरह मिलॉर्ड बढ़ा दीजिए, 2 महीना नहीं 1.5 महीने बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ा दीजिए, नहीं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। अब तो बढ़ गया है, उसके बाद बढ़ गया है कार्यकाल। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें हर वक्त एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपने अगर 1 साल पहले बात की होती लोगों से, जनरल जो लोग हैं, पत्रकार हैं या समाज में जो लोग हैं जो नज़र रखते हैं राजनीति की हलचल पे, तो वो आपसे कहते हैं कि G20 पर मोदी जी इलेक्शन करवाएंगे। इसीलिए G20 को उन्होंने बढ़वाया 1 साल। आज G20 1.5 महीने बाद G20 का सम्मेलन होना है। क्या आपको लग रहा है कि G20 इलेक्शन कराने लायक कोई ऐसी चीज बन रही है देश में कि उसका बहुत तूफान मचा हुआ है? दूसरी बात आती है कि जी राम मंदिर पे चुनाव करवा देंगे, वो मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा की बात, इन्विटेशन आ रहा है। तो
उसका एक छोटा संस्करण हमने देखा अभी जब G20 का वो हवन वगैरह करा रहे थे, उसके भवन का, भारत मंडप का। तो क्या उससे देश में भूचाल आ गया पूरे? देखिए, बीजेपी की राजनीति को हम लोग सब जानते हैं, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि बीजेपी बगैर हिंदू मुसलमान के, बगैर ध्रुवीकरण के चुनाव नहीं जीत सकती है, कभी नहीं जीती है कोई चुनाव। और जिस चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं चला है वो चुनाव बीजेपी हार गई है। बजरंगबली कर्नाटक लेके गए, कर्नाटक में नहीं चला, चुनाव हार गए। कर्नाटक का माहौल 1.5 साल से गर्म कर रहे थे, कभी हिजाब पे, कभी किसी चीज पे, नहीं चला। कर्नाटक के समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो चुनाव हार गए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखना होगा कि बीजेपी क्या ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो रही है, उस स्तर का ध्रुवीकरण। तो मुझे लगता नहीं कि वो कामयाब हो रही, क्योंकि दूसरे जो मुद्दे हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग रोज करते हैं। अच्छा, अब 2014 और 2014 से 19 और 19 के बाद अब का बहुत 2-3 बिंदुओं पे मैं कंपेयर करता हूँ। और हम सब जानते हैं, मैं तो कम्युनिकेशन को पढ़ाता भी हूँ, कोई भी कम्युनिकेशन समाज में सेटल होने के लिए कई महीने, साल लगते हैं। 2014 में अगर मोदी जीते थे तो उसकी भूमिका 2010 में बन गई थी। अन्ना हजारे बैठ रहे थे, कोई रेप कांड हो गया निर्भया का, उससे मोबिलाइजेशन ओपिनियन का हुआ, बहुत सारी बातें, घोटाले बार बार आने लगे, वो घोटालों से होने लगा, सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाने लगी, मंत्रियों के सीपे हुए, जेल गए मंत्री, बहुत सारी घटनाएं हो गई। और उसके साथ साथ दूसरी और घटनाएं हो रही थी जो अब होना बंद हो गई हैं, कि छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे थे कई सारे, जो मोदी जी ने नाम लिया इंडियन मुजाहिदीन, वो इंडियन मुजाहिदीन के बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे थे। तो ध्रुवीकरण प्लस ये जो घटनाएं हो रही थी, जिससे यूपीए बदनाम हो रहा था, ये हो रहा था। मुजफ्फरनगर का दंगा मत भूलिए आप। और मैं याद दिला दूं कि अगर आप 2013 का जो ध्रुवीकरण था उत्तर प्रदेश में, यानी कम्युनल राइट्स का जो नक्शा अगर बनाया आप और बीजेपी के मार्जिन का नक्शा बनाया और उन दोनों नक्शों को ऊपर नीचे रखें, तो आपको जहां जहां दंगे हुए वहां बीजेपी के इलेक्शन मार्जिन और विक्ट्री का आपको संकेत मिलेगा। ये मैं करके भी देख चुका हूं डेटा के हिसाब से, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जी। तो वैसा कोई डेटा में फ्लक्चुएशन मुझे दिख नहीं रहा है। अब जो दूसरी बात है कि मैं 2014 से 19 और 19 के बाद अब आप देखिए लगातार मोदी जी कोई 60-70 देशों में गए 2014 से 19 तक, यूरोप में, अमेरिका में, और तब तक अमेरिका यूरोप ने इनको पहचाना नहीं था या बोलना नहीं शुरू किया था जी। उसके बाद आप देखिए कि सेना की तरफ से भी कुछ चीजें आ रही थी। जनरल रावत कई बार पॉलिटिकल बयान दे रहे थे। इन सब के बावजूद भी जनवरी 2019 तक के सर्वे ये कह रहे थे कि एनडीए पावर में नहीं आ रही। लेकिन फिर पुलवामा हो गया 14 फरवरी को और सब चीजें बदल गई। एक और आशंका जो अभी अमरेंदु जी कह रहे थे, समाज में मुझे कई बार सुनने को मिलती है कि साहब वो तो कुछ भी करा देंगे। ये कुछ भी करा देंगे वाला जो मामला है वो ऐसे होता नहीं है। अचानक कुछ हो जाए, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना हमारे आपके हाथ में कुछ है। लेकिन कुछ चीजें जो चुनाव को देखते हुए कराई जाती हैं वो मुझे मुश्किल लग रहा है। ब्यूरोक्रेसी का, तमाम चीज़ों के फैक्टर, विदेशी डिप्लोमेसी, सारी चीज़ें होती हैं
जिनके जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी आप ये देखिए कि जब बारिश होने वाली होती है तो मौसम कैसा होता है, बादल घिर जाते हैं, हवा रुक जाती है, एक कोई अंदेशा होता है कि कुछ होने वाला है। तो मुझे ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं कि मोदी जी के हाथ में अभी कोई ऐसी चीज है कि वो बहुत बड़ा कारनामा कर देंगे जिसका असर देशव्यापी हो जाएगा चुनाव जीतने में। ये मुझे संभव नहीं लग रहा है। और दूसरी बात कि विपक्ष एक है, नैरेटिव विपक्ष के पास है, बहुत सारी बातें हैं, समाज का वैल्यू सिस्टम बदलता है। तो मुझे नहीं लगता कि, तो पहली बात कि चुनाव जल्दी होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और राम मंदिर पे ही इनके पास एकमात्र वो है जिस पे चुनाव पे जाएंगे, वो शोर मचाएंगे उसको। लेकिन राम मंदिर होते होते दिसंबर हो जाएगा, और फिर वो, क्योंकि ये थोड़ा अंधविश्वासी लोग भी हैं, तो उन तारीखों में चुनाव नहीं कराएंगे जिसमें 14 से, मैं जो यहाँ बता दूं, 14 से 26 जनवरी के बीच का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा गया है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। जी, तो अब आप ये सोचिए कि वो जनवरी के बाद ही होगा। 14 जनवरी से पहले हिंदू धर्म में बहुत सारे शुभ काम नहीं होते जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिसंबर में ये संभावना मुझे नहीं दिख रही है। बाकी तो कल कुछ हो जाए, मैं क्या करूंगा। जी बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं राकेश अचल जी आपके पास। बहुत वाजिब और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें भी चुनाव को लेकर के, चुनावी गतिविधियों को लेकर के, और क्या चुनाव पहले करवाया जाएगा। अभी मीनू जी और उनके बाद प्रशांत टंडन जी ने जो बातें रखी, उससे साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव समय पे होगा, क्योंकि ये ज़रूरत भी है। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन तक भी उनके सवालों का जवाब भी पहुंचाया जाए। और ये सवाल बार बार आता है कि क्या जल्दी चुनाव करवा लेंगे, ईडी का मामला आ रहा है, कुछ और आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, मणिपुर की घटना, और कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो दिखाई नहीं देता। मणिपुर की घटना को अगर किसी भी रूप में देखिए, महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, मणिपुर की आग अब मिजोरम तक पहुँच चुकी है, असम तक पहुँच चुकी है। मणिपुर के कारण पूर्वोत्तर जो है वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के हाथ से। लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। दुनिया के दूसरे जो देश हैं वो भी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अलग अलग संसदों में, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। इसके बाद यहाँ पाने की क्या चीज़ है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी या मोदी जी की चुप्पी, या इस मणिपुर की आग को शुरुआत से ही, आज 80 से ज़्यादा दिन, 85 से ज़्यादा दिन हो गए, शुरुआत से ही जिस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए था उसको रोका नहीं गया, और अभी तक उसमें चुप्पी साधे रहना, उस पर संसद के अंदर आकर के बात नहीं करना, विपक्षी दल जो हैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, उस पर भी अभी चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना। और क्या इन सब का फायदा, चुनावी फायदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावी मोड में मोदी सरकार रहती है, मोदी जी और अमित शाह तो रहते ही रहते हैं। फायदा दिखाई देता है क्या मणिपुर से? देखिए, मणिपुर का मुद्दा जो है उसको ये इनके गले की हड्डी बन गया है, और इसका चुनावी फायदा जो हिस्से धस थे आप आपदाओं को अवसर में बदलने के, लेकिन मणिपुर इसके उल्टे, एकदम उल्टे चला गया है, नियंत्रण के बाहर है। और यही एक मुद्दा ऐसा है जो आने वाले राज्यों के चुनाव में, और जब भी आम चुनाव होगा, जनवरी में हो, फरवरी में हो, समय से ही होगा। मुझे लगता है समय से पहले कराने की परिस्थितियां नहीं है। तो ये मणिपुर का मुद्दा ही इस सारे चुनाव को एक शक्ल देगा, और ये ऐसी चीज बन गई है जो बियॉन्ड द कंट्रोल है। सत्ता के हाथ में कुछ बचा नहीं है, पार्टी के हाथ में कुछ बचा नहीं है। बात मतलब पानी सिर के ऊपर हो गया है। अब तो विदेशों में इस पर चर्चा होने लगी है। तो ऐसे मुद्दे को ये अवसर में नहीं बदल पाएंगे, और निश्चित तौर पर ये मणिपुर ही होगा। आप देखेंगे विपक्षी एकता अपनी जगह है, उसका नाम इंडिया है, लेकिन मणिपुर इन सबसे ऊपर रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का, इस देश के भविष्य का निर्धारण अब मणिपुर की आग से ही तय किया जाएगा। ये आग कब ठंडी होगी, कैसे ठंडी होगी,
संसद में बहस के बाद होगी नहीं होगी तभी तय होगा, लेकिन चुनाव समय पर होंगे और समय से पहले कराने का साहस और परिस्थितियां आप सरकार में बची। जी, तो मणिपुर की आग जो है जितनी जल्दी शांत हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा मोदी सरकार के लिए। अब आने वाला आज 28 तारीख है, 29, 30, 31 3 दिन के बाद अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे लाल किले पे, जहां पानी आ चुका है और पानी पानी है चारों तरफ से। 400 साल पुरानी कहानी अभी भी नज़र आ रही है वहाँ पे, क्योंकि वहीं से यमुना बहती थी। आज भी यमुना बहती हुई नज़र आ रही थी कुछ दिन पहले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पे होंगे और इसी अगस्त महीने में 10 तारीख तक महाराष्ट्र पर, शिंदे सरकार पर एक संकट का बादल जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से महाराष्ट्र के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको फैसला लेना है। वो फैसला क्या कुछ आता है उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी अगस्त महीने में 25 और 26 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक उसी महाराष्ट्र में मुंबई में है। और इसी अगस्त महीने में हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है। तो बहुत इवेंटफुल होने वाला है अगस्त का महीना, और उसमें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसमें कहीं भी बीजेपी आपको नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक यही बात है कि उसके बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो झंडा फहराएंगे लाल किले पे। लेकिन 2024 का 15 अगस्त वहाँ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे लाल किले पे, एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ में। इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीनू जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अचल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में 3 और साथी थे। प्रोफेसर मनोज कुमार झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और सुनील शुक्ला जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के अब समापन पे हैं हम, और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और एक कमेंट बहुत बार बार आता है